हेलो बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को हमारी लर्नो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि हमारी फिजिक्स की क्लासेस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लगभग आपका पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। आपका एक पूरी लाइव स्ट्रीम, जिस भी तरीके से आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, जैसे भी आप लोगों को सुविधा होगी उस तरीके से आप लोगों को सारा सब कुछ इस पर कंप्लीट करवाएंगे। तो ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। ये ठीक, हाँ तो ठीक है, इसमें पहले हम लोग अपना चैप्टर ऑप्टिक्स के बारे में जिसमें पढ़ाई करते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी नाम से चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। प्रकाशिकी का मतलब ये होता है भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग लाइट का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, और तो उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो इसमें अपने सिलेबस को देखते हुए प्रकाश के हम लोग सिर्फ कण जो प्रकृति होती है, प्रकाश के कण प्रकृति, और एक प्रकृति इसकी होती है तरंग प्रकृति। तो इसमें हम लोग अपने सिलेबस में अभी कण प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का जो कण होता है उसका नाम पहले समझ लेते हैं। उसका नाम होता है फोटान, कहते हैं उसको। प्रकाश का जो कण होता है उसको हम लोग फोटान के नाम से जानते हैं। फोटान या इसी का नाम होता है क्वांटा। फोटान या क्वांटा, आप लोग याद रखना, ये जो फोटान होता है या क्वांटा जिसको बोलते हैं, इनको हम लोग ऊर्जा के पैकेट बोलते हैं। यानी प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, तो ये माना जाता है कि प्रकाश जो कणों से मिलकर बना हुआ है, तो वो कण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। तो कितने ऊर्जा होती है उन कणों पर, तो उसका आप लोग फार्मूला ये याद रखना, E बराबर h होता है। यहाँ पर h क्या है, h के बारे में समझ लीजिए। h जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्लांक नियतांक इसको नाम देते हैं। प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था और ये एक नियतांक उन्होंने बताया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम पड़ा प्लांक के नियतांक। फिर यहाँ पर ये जो सेकेंड टर्म है आपका, इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम होता है प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रकाश की आवृत्ति ये न्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग याद रखना, प्रकाश की आवृत्ति जो होती है ये प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। जिस स्रोत से प्रकाश आ रहा है उसी स्रोत पर निर्भर करती है प्रकाश की आवृत्ति। इसका सीधा मतलब ये होता है, आवृत्ति का मतलब आप लोग सीधी याद रखना कि कोई घटना, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, कोई घटना प्रति सेकंड जितनी बार हो जाती है उसको हम आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी सोर्स है तो प्रति सेकंड उससे प्रकाश के जितने कण उत्सर्जित हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आवृत्ति उन्हीं कणों की संख्या के बारे में बताना चाहती है। ठीक है, तो ये याद रखना, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश की आवृत्ति, यानी इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू, ये क्या है, ये न्यू है। ये जो है इसको न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये ठीक है, ये समझ लेना। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा आगे देखा भी और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब प्रकाश कण के रूप में व्यवहार करता है, उसी में इसकी ऑप्टिक्स की जो एक ब्रांच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। एक होती है आपकी वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब, इसमें हम लोग प्रकाश को एक किरण के रूप में मानेंगे, यानी रे के रूप में मानेंगे, रे फॉर्म मानेंगे।
किरण के रूप में मानेंगे। मतलब क्या है कि किसी एक निश्चित बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की तरफ जब प्रकाश जाएगा तो किस रूप में उसको मानेंगे हम लोग? किरण के रूप में मानेंगे। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत प्रकाश को हम एक किरण के रूप में मानकर इससे संबंधित इसके जितने गुण होते हैं, ये काफ़ी कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे हम लोग रे ऑप्टिक्स में। तो अपने सिलेबस में हम लोग रे ऑप्टिक्स को ही पढ़ना है, तो इसके बारे में आगे देख लेते हैं। प्रकाश के बारे में कुछ बातें और हम लोग समझ लेते हैं, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं इस पे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं लाइट यानी प्रकाश। अभी हमने बताया आपको प्रकाश का पहला गुण क्या बताया? प्रकाश जो होता है कण के रूप में इसको माना जाता है, यानी कण के तरीके ये व्यवहार करता है, और उस कण को क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं क्वांटा। ये अभी हमने बताया। और इसकी एनर्जी कितनी बताई? E बराबर h न्यू। आप लोग याद रखना यहाँ पे न्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है c बटे लैम्डा। तो यहाँ से E बराबर कितना आ जाएगा? इसलिए इसको समझ लीजिए, E बराबर h c बटे लैम्डा। ये फार्मूला एक और याद रखना। लैम्डा यहाँ पर क्या होती है? लैम्डा को बोलते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। c जो होता है, c का नाम होता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग को हम लोग c से प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकाश का वेग का जो मान होता है वो निर्वात या वायु में, निर्वात या फिर वायु में इसका जो मान होता है वो याद रखना c बराबर 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर सेकेंड में जब आप लिखेंगे तो ये मान निकल कर आएगा 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये है कि प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख मीटर, सॉरी ये लाख के बाद आप देखें जैसे यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और अगर मीटर में आप देखेंगे तो लाख के आगे आप 3 जीरो बढ़ जाइए। ठीक है, तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड अथवा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। यानी एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। अब तक ये विज्ञान की जगत में मापी गई सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का ही होता है। तो याद रखना आप लोग, सबसे बड़ी वैल्यू होती है प्रकाश की चाल से संबंधित, यानी वेग से संबंधित सबसे बड़ा मान होता है ये 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश का यहाँ पे हमने देखा कण रूप क्या होता है, क्वांटा, उसकी एनर्जी की बात की, यहाँ पर हम लोगों ने उसकी चाल की बात की। चाल जो है निर्भर करती है कई माध्यमों में, तो वो भी अभी देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश की चाल जो होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए अभी कोई लाइट रे आ रही है, कोई अगर लाइट रे आ रही है, सपोज दैट ये प्रकाश की कोई एक किरण आ रही है और अभी ये एयर से होते हुए आ रही है। ये सब क्या है? यहाँ पर हवा है, ये यहाँ पर एयर है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने जा रही है, और ये दूसरा माध्यम कैसा होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम। आपको पता होने चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक प्रकाश के संदर्भ में पारदर्शी, दूसरा होता है पारभाषक, और तीसरा माध्यम जो होता है वो होता है अपारदर्शी। बिल्कुल आज हम लोग बेसिक चीज़ें के बारे में बातें करेंगे। आज पहली क्लास है, इसलिए बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें, ताकि आगे जब हम लोग इसमें सिलेबस में आगे पढ़ेंगे, काफ़ी डेरिवेशंस पढ़ेंगे, काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों से संबंधित कोई आपको परेशानी ना हो। इसलिए इन चीज़ों से हम लोग परिचित होते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत से बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता भी होगा,
लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग भी हमारे साथ चलें, सभी को साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि ये कोई प्रकाश किरण है यहाँ पे, और ये प्रकाश किरण ये कोई रे है, ठीक है। ये अब ये यहाँ पर एयर से आकर के ये किसी कांच में प्रवेश कर रही है। मान लिया यहाँ पर कांच कैसा, पारदर्शी माध्यम है। कांच की जगह आप पानी भी ले सकते हैं, ऐसा माध्यम आप ले सकते हैं जो पारदर्शी हो, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये प्रवेश करेगी तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी चाल बदल जाएगी। अगर यहाँ पे इसकी चाल v1 मान लीजिए, तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। जब इस पारदर्शी माध्यम से बाहर निकलेगी, यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर वायु से प्रवेश कर रही थी और ये वायु में फिर से यहाँ पे बाहर निकली, तो यहाँ पर फिर से इसकी चाल क्या हो जाएगी, v1 ही हो जाएगी। यहाँ पे v1 क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो वायु थी वही हवा या वायु जो है यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये माध्यम और नीचे वाला माध्यम समान हो जाने की वजह से इसकी चाल इन माध्यमों में कैसी है, एक समान है। लेकिन यहाँ पे ये माध्यम अलग हो जाने की वजह से इसकी चाल क्या हो गई, अलग हो गई। तो माध्यम में चाल अलग हो जाती है, निर्वात की चाल से संबंध क्या होता है इसमें आप लोग याद रखना। किसी भी माध्यम में अगर चाल प्रकाश की v है और प्रकाश की चाल निर्वात में c होती है, तो v बराबर फार्मूला होता है c/n, v बराबर c/n। ये n क्या होता है, याद रखना है इसको, n का नाम होता है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं इसको, ठीक है। अपवर्तनांक का मतलब ये होता है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि कौन सा माध्यम, यानी कौन सा, आप ऐसा बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा कि कौन सा पारदर्शी माध्यम प्रकाश को कितना उसके मार्ग से विचलित कर रहा है या उसकी चाल में कितना परिवर्तन ला रहा है। ये चीज़ जब आप दो माध्यमों के लिए तुलना करेंगे तो किसके हिसाब से करेंगे, अपवर्तनांक के सापेक्ष। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप ये उससे समझ पाएंगे कि वो माध्यम प्रकाश को ज़्यादा विचलित करेगा या उसकी चाल में ज़्यादा परिवर्तन करेगा। सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है। ये बिल्कुल फील करने वाली बात है। अपवर्तनांक को आप समझें, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं अपवर्तनांक का मतलब अभी हमने क्या बताया कि ये दो माध्यमों में प्रकाश की चाल में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल में ज़्यादा परिवर्तन ला रहा है, कौन सा माध्यम प्रकाश की चाल में कम परिवर्तन ला रहा है, ये बात आप अपवर्तन से बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या, अगर यहाँ से फार्मूले पे आप चलें तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, n बराबर c/v। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, चूँकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c होती है, c से प्रदर्शित करते हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है। यहाँ पर आप लोग याद रखना, हमेशा जो c का मान होता है वो हमेशा v से ज़्यादा होता है, यानी c इज ग्रेटर देन v होता है। तो अगर c का मान v से ज़्यादा है तो इस पूरी भिन्न का मान, इस पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या आएगी, n से, सॉरी, जो n का मान होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। n का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है, 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। और निर्वात के लिए n का मान याद रखना, n का मान निर्वात के लिए या फिर हवा के लिए, दोनों के लिए, ये हवा दोनों के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना आप लोग। अगर यहाँ पे n का मान आप 1 लिख देंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे ये चीज़ कि अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का एक अनुपात होता है, और चूंकि c का मान v से हमेशा ज़्यादा होता है इसलिए n का मान हमेशा 1 से ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो ये अपवर्तनांक के बारे में हमने बात की, और प्रकाश के गुणों को यहाँ पे अध्ययन कर लेते हैं। इसको रब कर देते हैं।
ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने प्रकाश के दो गुणों के बारे में बात की, प्रकाश की चाल के बारे में और प्रकाश का जो कण रूप होता है उसके बारे में। तीसरा पॉइंट इसका जो होता है वो याद रखें, प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? अब ये प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, यानी प्रकाश जो होता है उसमें वैद्युत का भी प्रभाव होता है, प्रकाश में चुम्बकीय या चुंबक का भी गुण होता है। ये आगे स्टैंडर्ड की बातें हैं, वहाँ पर इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ समझते हैं। वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रकाश होती है, यानी वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जाएं होती है, इसलिए उसको वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा बोल देते हैं। बेसिकली क्या होती हैं? ये वैद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ये ऐसी तरंगें होती हैं, इसका शाब्दिक अर्थ समझें। वैद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? जो ना तो वैद्युत क्षेत्र से विचलित होती हैं और ना ही वो चुम्बकीय क्षेत्र से विचलित होती हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है? वैद्युत चुम्बकीय तरंगें। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा भाग होता है जो अपने मतलब जो मनुष्यों को या जीव जंतुओं को देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। यानी प्रकाश किसको हम कहेंगे? वैद्युत चुम्बकीय तरंग का एक छोटा सा भाग होता है, जिसकी सहायता से हम लोग अलग अलग वस्तुओं को या अपने आसपास के दृश्यों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा भाग होता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का? इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर होता है क्या? पहला भाग जो होता है, इसका पहला भाग वैद्युत चुम्बकीय तरंग का होता है, इसका नाम होता है, पहला होता है इसका गामा रेज। गामा रेज यानी गामा किरणें होती हैं, ठीक है। इनका नाम क्या होता है? गामा किरणें। ये याद रखना है सब लोगों को, गामा किरणें होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है आपका एक्स रेज, यानी एक्स किरणें होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी का कोई पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम लोग क्या कराते हैं? एक्सरे करवाते हैं। तो उस एक्सरे में कौन सी किरणें प्रयुक्त की जाती हैं? ये एक्स रेज होती हैं, ठीक है, ये होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पे यूवी रेज। यूवी रेज क्या होती हैं? इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश के साथ में हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में एक परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। वो ओजोन परत का काम क्या होता है? वो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है? सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो पृथ्वी तक ना आ पाएँ और जीव जंतुओं की रक्षा हो जाती है इन पराबैंगनी किरणों से। अगर पराबैंगनी किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर आने लगें तो लोगों को त्वचा से संबंधित बीमारियां, कैंसर से संबंधित बीमारियां ये हो सकती हैं, ठीक है। तो खैर वहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अपने वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो 3 भाग ये हुए। फिर यहाँ पे चौथा भाग होता है। चौथा भाग यहाँ पर आता है लाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट, यानी प्रकाश। ये प्रकाश होता है, ये पोर्शन आता है। इसमें याद रखना, इस प्रकाश का एक बैंड होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, एक समूह होता है। उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, याद रखना, 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर के
3600 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम, या कई किताबों में आप लोग इसको ये भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होगा 3800 एंगस्ट्राम से लेकर के यहाँ पे 7600 एंगस्ट्राम, या मोटी मोटी भाषा में इसको लिख दिया जाता है 4000 एंगस्ट्राम से लेकर के 8000 एंगस्ट्राम। ठीक है, जो भी आपको सुविधाजनक लगे उसको आप याद कर सकते हैं। तो प्रकाश वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक भाग होता है जो कि 3600 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम तक की तरंग दैर्घ्य की परास में वितरित होता है या फैला होता है। ठीक है, प्रकाश के यहाँ पे हम लोग कुछ भाग होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। हाँ, आप लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म सुना होगा विबग्योर, सॉरी विबग्योर। ठीक है, प्रकाश जो होता है इन 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। विबग्योर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, वी का मतलब होता है वायलट, वी का मतलब क्या होता है, वायलट होता है, वी का मतलब वायलट। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्लू, और जी का मतलब होता है ग्रीन, और वाई का मतलब येलो होता है, ये येलो कलर होता है, ओ का मतलब ऑरेंज, ओ का मतलब यही है शायद आपका ऑरेंज, यही कलर होता है, और आर का मतलब है आपका रेड, ये रेड होता है। ठीक है, तो ये 7 रंग होते हैं आपके, वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो, इंडिगो मतलब जम्बुगी कलर होता है, इंडिगो की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है जम्बुगी। ठीक है, जामुन के कलर का। बी मतलब ब्लू कलर यानी नीला, जी मतलब हरा ग्रीन, वाई यानी येलो पीला रंग, ओ मतलब ऑरेंज यानी संतरे का कलर जो होता है, नारंगी रंग जिसको बोलते हैं, आर का मतलब रेड यानी लाल रंग होता है। ये 7 भाग होते हैं प्रकाश के। इसमें कुछ बातें हैं वो याद रखना आप लोग। जो वायलेट कलर होता है इसकी आवृत्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी इसकी आवृत्ति जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। इन 7 रंगों में से वायलेट कलर जो होता है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है। इसके विपरीत क्या होता है, जो रेड कलर होता है लाल रंग, इसकी आवृत्ति सबसे कम और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग। तो यहाँ पे लाइट के बारे में पढ़ा, 4 भाग हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। पहला गामा रेज, दूसरा एक्स रेज, तीसरा अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज, 4 नंबर पे क्या आता है हमारा लाइट आती है। लाइट के बारे में यहाँ पे बातें की। 5वां क्या होता है, 5वें के बारे में देख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ था गामा रेज था यहाँ पे। हाँ, 5वां नंबर कौन सा होता है, 5वां नंबर होता है आपका इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब होता है औरक्त किरणें, ठीक है। फिर 6 नंबर होता है, 7 भाग होते हैं इसके टोटल। 6 नंबर होता है इस पे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगें। और लास्ट जो है आपका ये होता है रेडियो वेव्स। रेडियो तरंग।
रेडियो वेव्स का मतलब ये होता है, ये जो तरंगें होती हैं इनका प्रयोग हम लोग संचार उपकरणों में प्रयुक्त करते हैं इनका, यानी जो हम लोग सेल फोन, अपने एंड्रॉयड फ़ोन या जो भी इनसे बात करते हैं तो वहाँ पे कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? रेडियो तरंगें प्रयुक्त होती हैं। जो हम लोग अपने घरों में टेलीविज़न वगैरह, टीवी देखते हैं, न्यूज़ वगैरह जो भी आप लोग चीज़ें देखते हैं, तो उसमें कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 7 भाग देखे। इन 7 भागों में से हमारा चौथा भाग जो होता है ये लाइट आती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य का परास कितना है? 3600 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम। ठीक है, सबसे जो पहला नंबर है, जो क्रम हमने लिखा हुआ है, तो ये क्रम जो है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम लिखा है, यानी गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे कम होती है, फिर इससे ज़्यादा एक्स रेज की, फिर इससे ज़्यादा यूवी रेज, तब लाइट की आती है, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो इनको आप लोग पॉज करके नोट कर लेना बाद में। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक, हाँ, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो लाइट के बारे में 3 पॉइंट देखें। प्रकाश कण के रूप में काम करता है, जिसको क्वांटा बोलते हैं। प्रकाश की चाल देखी। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है, इसके बारे में देखा। फिर होता है 4 नंबर, इसको देख लेते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में। सरल रेखा में गति, यानी इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, 5th नंबर। जो प्रकाश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटान, प्रकाश का कण, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटान। इसके संवेग की अगर बात करें, संवेग यानी पी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये है संवेग। इसका फार्मूला याद रखना, P बराबर होता है h/λ। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? h/λ। h को आपको बता ही चुके हैं, h को क्या बोलते हैं? प्लांक के नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखें सभी लोग, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखना है इसको। तो ये प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में हमने देखा। एक और यहाँ पे बोल सकते हैं आप, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, ये पहले शायद हम बता चुके हैं। इसको 5वां पॉइंट या 6वां पॉइंट आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लाइट के बारे में, या लाइट क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। अब इसके कौन कौन सी इसमें घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं में से पहली घटना अपने सिलेबस के अनुसार हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश वर्ड जरूर आप लोग दिमाग में रखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। तो इस परावर्तन का हम लोग शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। परावर्तन केवल प्रकाश में ही ना होकर के बहुत या अधिकतर चीज़ों में होता है। जैसे आप लोग कहीं किसी सकरी जगह पे या सकरी गली पे होते होंगे, या किसी हॉल में जब आप होते होंगे और वहाँ पर आप जब तेज़ी से बोलते हैं तो आपको या आपके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि आपको ही सुनाई देती है। मतलब क्या है? आपने जो बोला वो दीवार से टकरा करके आपके कानों तक आ रही है, मतलब वो क्या हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं। यानी वहाँ पर ध्वनि का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, यानी वहाँ पर भी परावर्तन हो रहा है। परावर्तन का मतलब होता है कोई वस्तु जिस तरफ से जा रही है दूसरी तरफ, मतलब जिस तरफ से जाकर किसी चीज़ से टकराती है
और टकरा करके पुनः उसी साइड वापस आ जाती है, पुनः उसी माध्यम में आ जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जैसे आप कोई क्रिकेट की बॉल ले लेते हैं, उसको अगर आप दीवार पे ऐसे मारते हैं और फिर से आपके हाथ में वापस आती है, मतलब क्या हो रहा है? वो जो बॉल है वो परावर्तित होकर आपके पास आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग प्रकाश को कैसा मानेंगे? एक कण के रूप में माने। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप ऐसा समझें कि अगर बॉल जो आपके हाथ में है वो क्या है? प्रकाश का कण है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? फोटान, यानी क्वांटा जिसको बोला है। तो अगर वो क्वांटा आप दीवार पे ऐसे मार रहे हैं तो फिर से आपके हाथ में वापस आ जाएगा, मतलब प्रकाश परावर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर परावर्तन को समझने के लिए हम लोग क्या मानते हैं या इसको कैसे परिभाषित करते हैं, इसको आप समझें। यहाँ पर ये लेते हैं कि प्रकाश जो है किसी अपारदर्शी, ये दो शब्द याद रखें, एक अपारदर्शी और चमकदार तल। पहला शब्द क्या है? अपारदर्शी, यानी जो तल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी तल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो तल कैसा होना चाहिए? चमकदार तल होना चाहिए, चमकदार तल। ठीक है, अगर वो तल अपारदर्शी है, चमकदार है, तो जब उसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर ऐसे टकराती है तो टकराने के बाद उसके साथ क्या घटना घटित होती है? वो जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वो इस तरीके से वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स हमारी इतनी बात बता रही है यहाँ पर कि प्रकाश या प्रकाश किरण जिस माध्यम से आकर के अपारदर्शी चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अभी हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि वो जिस माध्यम से आ रही है, कई के लोग क्या बोल देते हैं कि जहाँ से आ रही है वो उसी रास्ते में वापस हो जाते हैं। परावर्तन का ये जो अभी मैंने बोला एक स्पेशल केस है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप परावर्तन की डेफिनेशन बताएं तो ऐसा बोलें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आ करके किसी अपारदर्शी और चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, ना कि रास्ते में। क्या बोलेंगे? उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे यहाँ पे परावर्तन को थोड़ा और इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, उनको अध्ययन कर लेते हैं। ये जो प्रकाश किरण आ रही है इसका नाम जो होता है, इसका नाम होता है आपतित किरण। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना, और बहुत सिंपल नाम है। आने वाली को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। हम घटना कौन सी पढ़ रहे हैं? परावर्तन। तो यहाँ पे कौन सी किरण मिलेगी आपको? परावर्तित किरण मिलेगी। तो यहाँ पर आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तित होने वाली को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। आपतित किरण जिस बिंदु से टकरा रही है, यानी वो बिंदु कहाँ मिलेगा आपको? उस प्लेन पे मिलेगा। तो उस प्लेन जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे आपतन बिंदु। क्या नाम होता है इसका? आपतन बिंदु बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपतित किरण जो आपतित प्रकाश होता है और परावर्तित प्रकाश होता है, इसको डिवाइड करने के लिए कि कहाँ से लगभग आपतित प्रकाश है और कहाँ से लगभग परावर्तित प्रकाश है, उसको बांटने के लिए हम लोग एक काल्पनिक लाइन तल के लंबवत खींचते हैं। ये हमारा क्या है? एक तल है, इसको मान लीजिए ये एक्स और ये एक्स डैश। इस तल के लंबवत एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं। इस लाइन को हम नाम देते हैं यहाँ पे अभिलंब। क्या नाम है इसका? सभी लोग बोलें, क्या नाम है इसका? अभिलंब। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल बोलते हैं। इसमें आगे क्या होता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आपतित किरण है और इसका नाम लिया अभी हमने अभिलंब। अभिलंब याद रखना हमेशा तल के लंबवत होता है। ठीक है,
जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, पारदर्शी प्लेन होना चाहिए। ये जो डैश डैश हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पॉलिश है। ये पॉलिश को प्रदर्शित करें कि यहाँ से कुछ ऐसा इसमें लेप लगा दिया गया है, कोई ऐसी पॉलिश लगा दी गई है जिसकी वजह से ये तल जो है अपारदर्शी हो गया और ऊपर कैसे बन गया, चमकदार तल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये लाइन जो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब, क्योंकि ये इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन यहाँ पर कोई अगर ये किरण डाल दीजिए आप, या ऐसे डाल दीजिए, ये थोड़ी ना 90 डिग्री का बना रही हैं, इसलिए इनको हम लोग अभिलंब नहीं बोलेंगे। यहाँ पर अभिलंब हमारा क्या है, ये है, ना कि ये। तो थोड़ा सा अभिलंब के बारे में आपको बताएं, ज़्यादा इस पे नहीं जाएंगे हम लोग। तो अभिलंब क्या होता है, जो तल से 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ पे ये आपतित किरण, फिर ये क्या है, आपतित किरण, और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल आई का जो नाम होता है, याद रखना, इसका नाम होता है आपतन कोण। क्या नाम होता है, आपतन कोण, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, ये वाला, इस कोण को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये स्मॉल आर का नाम क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको नहीं बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आर को क्या नाम देते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसका नाम क्या होता है इंग्लिश में, इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नाम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ऊपर वाले का नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। बिल्कुल याद रखना, हमेशा आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनता है, और परावर्तन कोण हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में बनता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देंगे, जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, ऐसे ये तल, ये प्लेन बना दिया, और यहाँ पर ये अभिलंब खींच दिया, और यहाँ पर ये आपतित किरण बना दी, और यहाँ पर ये परावर्तित किरण बना दी। आपसे यहाँ पे बोल दिया गया ये हमारे पास कोण जो है, इसको मान लिया गया थीटा। क्या मान लिया गया, थीटा, ये वाला कोण। और आपसे बोला गया कि यहाँ पे आपतन कोण बताएं आप, ये थीटा हो गया। यहाँ पर आप कुछ दूसरा, चलिए इतने ही रखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे आपतन कोण बताएं, आपकी आपतन कोण कितना होगा। तो अगर आप लोगों ने इसको सही से पढ़ा है, तुरंत देखिए कि आपतित किरण कहाँ है, आपतित किरण ये है। अभिलंब कहाँ है, अभिलंब हमारा ये है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, ये वाला कोण बनना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। लेकिन यहाँ पर तो ये वाला कोण दे रखा है, तो ये थोड़ी ना आपतन कोण है। तो आपतन कोण फिर होगा कितना, तो आपको पता है ये अभिलंब इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये पूरा 90 का है, और इस 90 में से इतना क्या है, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हमारा क्या बन जाएगा, आपतन कोण बन जाएगा। इसको हम लिख देंगे आई बराबर 90 माइनस थीटा बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपतन कोण होता है, इसको आप लोग याद रखना, हमेशा आपतित किरण और अभिलंब के साथ में बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें परावर्तन के नियम समझ लेते हैं। परावर्तन के नियम, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम। पहला, परावर्तन के दो नियम होते हैं, बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखें। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम याद रखें, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब,
तीनों एक ही तल पे होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। सभी लोगों ने ये नियम पढ़ा होगा, पढ़ते आए हुए होंगे या पढ़ लिया होगा आप लोगों ने कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें या एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके नए पॉइंट साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यूज किया, मैंने क्या मतलब ये प्रयुक्त किया गया, जैसे तल है, ये एक ही तल में प्रयुक्त होते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं। आप लोगों ने कार्तीय तल पढ़ा होगा, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाला जेड अक्ष होता है। जेड अक्ष जो होता है ये इस बोर्ड के, आप ऐसा समझें कि इस बोर्ड से बाहर की तरफ है, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसे अगर ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो फिर जेड अक्ष कौन सा होगा, ये मिडिल फिंगर शो करती है। तो यहाँ पर ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में 90 डिग्री का कोण, एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच में 90 डिग्री का कोण, और ये वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच में ये 90 डिग्री का कोण। तीनों एक्सिस या तीनों अक्ष ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत। अब यहाँ पे समझना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से जो प्लेन बनाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स अक्ष और जेड अक्ष की सहायता से जो प्लेन निर्मित होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स जेड प्लेन बोलते हैं। फिर वाई अक्ष और जेड अक्ष की सहायता से जो प्लेन बनता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वाई जेड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर वाई जेड प्लेन को अभी इरेज कर देते हैं, ये हाँ वाई जेड प्लेन को इरेज किया। अब देखो यहाँ पे दो प्लेन है हमारे पास, एक कौन सा, ये प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, दूसरा कौन सा है, ये नीचे वाला एक्स जेड प्लेन। ये ऐसे समझे, एक ये प्लेन और एक बाहर की तरफ, ये एक्स वाई और ये जेड, कौन सा है, एक्स जेड, ये एक्स वाई प्लेन और ये एक्स जेड प्लेन। ठीक है, इस तरीके से ऐसे एक नीचे है ये वाला और एक कौन सा प्लेन है, ये ऊपर प्लेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है, अगर ये आप इसको ये इस तरीके से ये एक लाइन समझें जहाँ पर प्रकाश किरण या जहाँ पर आपको आपतन बिंदु मिलेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर ये प्रकाश किरण इस तरीके से आ रही है ये, तो इसको क्या नाम देंगे, आपतित किरण। अब यहाँ पे परावर्तन की घटना हो रही है, तो ये कहाँ पर जाएगी परावर्तित किरण, ये इसी प्लेन में आपको मिलेगी। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, यानी ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इसमें हम लोग क्या खींचते हैं, ये अभिलंब खींचते हैं। तो ये अभिलंब हमारा हो गया। ये तीनों चीज़ें, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, एक ही प्लेन में मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये जो आपको आपतित किरण यहाँ पर मिल रही है और ये जो आपकी परावर्तित किरण है एक्स वाई प्लेन पे ऐसे ना होकर, बोर्ड में ना होकर के बोर्ड से ऐसे बाहर की तरफ हो जाए। ऐसे अगर बाहर हो जाएगी या उधर अंदर की तरफ हो जाए, यानी ऐसे झुक जाए, तो फिर एक प्लेन पे नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे कि एक ही तल का मतलब क्या होता है, ये होता है इसका मतलब, यानी एक्स वाई प्लेन में होगी, या वो घटना एक्स जेड प्लेन में अगर हो रही होती, मान लीजिए यहाँ से ये लाइट यहाँ पर ऐसे आ रही होती इस तरीके से, तो ये परावर्तित होकर कहाँ आती, इसी प्लेन पे आती, नीचे वाले प्लेन पे, और यहाँ पर हम लोग ये अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ पर इस प्लेन के लिए ये वाली परावर्तन की घटना है, एक्स वाई प्लेन के लिए ये परावर्तन की घटना है। तो एक ही तल में होते हैं, इस बात का ये मतलब है। यहाँ पर आगे देखते हैं दूसरा नियम, बहुत सिंपल है। दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम आपतन कोण पढ़ लिया है अभी, और परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण को आई से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है, इंसिडेंस एंगल बोल सकते हो, या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हो।
यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, आई है, इसलिए इसको आई से, और इस आर से प्रदर्शित किया गया है, मतलब इसकी इंग्लिश क्या होती है, रिफ्लेक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये आर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, आर। पूछ देते हैं कोई ना कोई आप लोगों से कि आई से क्यों प्रदर्शित किया, आर से क्यों प्रदर्शित किया, तो इधर उधर से सिंबल ना ला करके उन्हीं के नाम के पहले अक्षर ले लिए गए, बस सिंपल सा। तो ये परावर्तन हो गया आपका, परावर्तन के हमने दोनों यहाँ पर नियम बताए आपको, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं परावर्तन कहाँ कहाँ पर होता है। तो अपने सिलेबस में हम लोग परावर्तन की घटना को दर्पणों में पढ़ते हैं, ठीक है। मिरर्स की सहायता से इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ चलिए, तो हेडिंग क्या पड़ेगी अब हमारी, मिरर यानी दर्पण। सभी लोग हेडिंग लगा लेना, साथ में नोट करते चलें, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आए, समझ में तो सारे पॉइंट्स आने चाहिए, मतलब कहने का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप लोग नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं। तो हेडिंग है आपकी मिरर। मिरर क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। मिरर का मतलब होता है एक पॉलिश किया हुआ चमकदार तल, या आप बोल सकते हैं एक अपारदर्शी चमकदार तल होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन करवाया जाता है, या जहाँ से या जिनमें या जिन तलों से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दर्पण होता है आपका, दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। फिर कौन सा होता है दूसरा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के आपके सिलेबस के अनुसार दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। होता तो और भी है, जैसे एक होता है परवलयाकार दर्पण या पैराबोलिक मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो उनका हम लोग अपने सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग अभी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में बात करते हैं। गोलीय दर्पण पुनः दो भागों में बांटे जाते हैं, ए और ये पॉइंट आप समझें बी। ए पॉइंट क्या होता है आपका, ए पॉइंट होता है अवतल दर्पण और बी पॉइंट होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला पॉइंट जो है समतल दर्पण, इसके बारे में समझिए। समतल दर्पण कुछ नहीं, एक सिंपल अपारदर्शी और चमकदार प्लेन होता है, ठीक है। अब इसको अपारदर्शी जब बनाया जाता है तो कैसे, इसकी एक साइड पॉलिश कर दी जाती है, इसकी एक साइड पॉलिश कर दी जाती है, ये तो पीछे साइड पॉलिश हो गई और सामने से क्या होता है, चिकना है, चमकदार तल है। यानी यहाँ पर जब कोई लाइट रे इस तरीके से आती है तो इससे टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जो पॉलिश होती है वो पॉलिश किसकी की जाती है, लगभग एजी सिल्वर जिसको बोलते हैं या एल्युमिनियम, ठीक है, इनकी पॉलिश कर दी जाती है। कोटिंग जिसको बोलते हैं, कोट कर देना नहीं बोलते हैं, कोटिंग कर देना, ठीक है। ये तो ये समतल दर्पण होता है। इनकी अभी हम लोग भाग जो होते हैं, फोकस दूरी होता है, केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्याएं होते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के एक सतह पे पॉलिश होती है, दूसरा तल क्या होता है, चमकदार तल होता है। जिधर साइड दर्पण में पॉलिश होती है, अभी इनकी भी बात करेंगे हम लोग, जिधर साइड पॉलिश होती है उसे हम लोग क्या, दर्पण का पिछला भाग कहते हैं, और जिधर से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम दर्पण का अग्रभाग कहते हैं या दर्पण का सामने वाला भाग कहते हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द मिरर किसको बोलते हैं, जिधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। बैक साइड ऑफ द मिरर किसको बोलते हैं, जिधर दर्पण में पॉलिश होती है। ये समतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये क्या होते हैं, इसके पहले हम लोग समझ लें गोलीय दर्पण क्या होता है। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई एक खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है, कांच का ये हमारे पास खोखला ये गोला है, ठीक है।
कांच का एक ये खोखला गोला है। अब क्या किया गया यहाँ पे, इस गोले को यहाँ से ये काट दिया गया, यानी इसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे आगे ये निकाल लिया गया। इस पोर्शन को हमने यहाँ पे रखा इस तरीके से। अब इस पोर्शन में हमने क्या किया, ऊपर साइड पॉलिश कर दी इस साइड। फिर क्या किया, इसी पोर्शन को थोड़ा अलग हटा के रखा और इसमें दबे हुए सतह पे इस साइड पॉलिश कर दी गई। तो जब ऊपर साइड पॉलिश कर दी गई तो इसमें फिर परावर्तन किस सतह से होगा, दबे हुई सतह से होगा, इस साइड से। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाता है, अवतल दर्पण। और ये यहाँ पर दबी हुई सतह पे पॉलिश है, उभरी हुई सतह से परावर्तन होगा फिर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, उत्तल दर्पण इसका नाम हो जाता है, इसका नाम उत्तल दर्पण हो जाता है। यानी ये कॉनकेव मिरर इसकी इंग्लिश होती है, कॉनकेव मिरर, और इसकी कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें दबे हुए तल से पॉलिश हो, दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उभरे हुए तल में पॉलिश होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके उभरे हुए तल से परावर्तन होता है और दबे हुए तल से पॉलिश होती है, दबे हुए तल में पॉलिश होती है, ऐसा बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा, और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पे दर्पणों के हमने नाम पढ़े, इनके भाग क्या होते हैं, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव, चिन्ह परपाटी सिद्धांत क्या होता है, किरण आरेख क्या होता है, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं, और इस पे फार्मूला जो है इसकी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का बिल्कुल बेसिक टॉपिक, इसको आप ये समझें जिसको कुछ भी नहीं आता होगा उसको भी आज की क्लास उसके लिए भी है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने 0 से स्टार्ट किया है, इसमें अपने एडवांस लेवल तक चलेंगे, अपना पूरा सिलेबस जो है उसको बाकायदा कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी लोगों का। अगली क्लास का आप लोग इंतज़ार करें, ठीक है। थैंक यू।